गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हर रोज की तरह आज भी हम करेंगे इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। कैसी रही आज स्टॉक मार्केट? आजकल मार्केट महम मचा हुआ है तो संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं है, तो इसीलिए आज मैं स्टार्ट करने लगा हूं बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। आज ये देखिए आप, ये मैं लेके आया हूं निफ्टी 50 का हाईएस्ट पॉइंट देखिए आप, और निफ्टी 50 का लोएस्ट पॉइंट देखिए आप। ये लोएस्ट पॉइंट है इसका 22,000 और इसका जो हाई पॉइंट है 22,261। तो 261 पॉइंट ये नीचे से ऊपर को गई, लोएस्ट से हाईएस्ट पॉइंट तक। इस पॉइंट में बहुत लो डाउन कर गया था ये, लेकिन यहाँ से इसने रिकवर किया। मार्केट में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई। गुड न्यूज़ ये रही कि मार्केट का जो एग्रीकल्चर का जो डाटा है वो आता है, और वो जो डाटा है वो 5% से ऊपर रहता है, और जिसकी बदौलत मार्केट ऊपर को जाती है, रिकवर करती है, लेकिन कहीं नहीं जाती मार्केट। ये मैं जब आपको इंडिया विक्स के ऊपर आऊँगा ना, विक्स जो मैं हर रोज आपको कॉन्सेप्ट करवाता हूँ, उस कॉन्सेप्ट में हम दोबारा आएंगे और उस कॉन्सेप्ट में आपको पता चलेगा कि मार्केट कहीं नहीं जा रही है। आज फिर वो विक्स नीचे गया है, उसके चार्ट पे आएंगे, लेकिन उससे पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है कि आपको निफ्टी में अब इन्वेस्टमेंट करनी है, ये देखिए आप मेरे उस वीलॉग में जरूर जाइएगा। आरएसआई की वैल्यू कितनी है? आरएसआई की वैल्यू है 22.32। ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। 14 डेज की एक्सपोनेंशियल एवरेज होती है ये। इसका जब वीलॉग में बनाऊंगा तो जरूर अपलोड करेंगे, आप इसीलिए सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जल्दी से वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो 22 के ऊपर आया है। आरएसआई के ऊपर मैंने एक वीलॉग बनाया है अपना। ये कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं वो वीलॉग मैंने बनाया हुआ है। उस वीलॉग को देखिए कि जब भी ये लेस देन 30 आएगा ना, तो वो बाइंग जोन में आएगा, और इस वक्त ये ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। ये ओवरसोल्ड हो चुका है इंडेक्स, और जब भी इंडेक्स ओवरसोल्ड होता है तो ये बाइंग जोन क्रिएट होता है। तो ये बाइंग जोन है, लेकिन इससे पहले हमने एक और इंडिकेटर साथ में देखना होता है, उसको हम कहते हैं MACD। इसके ऊपर भी आएंगे किसी दिन जब मैं इसका बेसिक वीलॉग बनाऊंगा। लेकिन MACD की ये दो लाइन देखिए आप, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है ये ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन जब टर्न होगी ना हल्की सी ऊपर को, तो आप देखेंगे RSI भी टर्न होगा। तो अब कल हम इस चीज को देखेंगे। अगर ये हल्की सी टर्न ऊपर को होना शुरू होती है तो मीनिंग ये बेस क्रिएट हो चुका है। ये बेस, इसको परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तो आप लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, मैंने आपको पहले बता रखा है, निफ्टी 50 के बीच के स्टॉक लेने हैं आपने बस। अभी जो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आया है बहुत सारे फंड हाउसेस का, निफ्टी 50 के स्टॉक हैं वही आउट परफॉर्म करेंगे जिनकी PE रेशो, मैंने आपको क्या बोला, लेस देन 25 ग्रेटर देन 0 है। RSI जो है जिनका लेस देन 30 जो है, आप जाइए चेक करिए किसका है और डिसाइड करिए आपको क्या बाई करना है। एक और जो निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर, ये है EWO एंड XTL। ये एक इंडिकेटर क्रिएट किया है। ये यूरोप का एक बहुत ही शानदार ट्रेडर है, उन्होंने क्रिएट किया है ये, और ये इंडिकेटर हमने यहाँ पे लगाया है। ध्यान से देखिए आप, वो आता है ना, आई थिंक स्टार प्लस पे आता था। ध्यान से देखिए, अगर आपको चोरों से बचना है तो ध्यान से देखिए आप इस इंडेक्स को। ये देखिए यहाँ पे ये है बुल, दिस इज बुल। उसके बाद मार्केट ऊपर को गई है, यहाँ पे इन्होंने बुल बनाया, फिर मार्केट ऊपर को गई है। ये इसका बैकवर्ड डाटा मैं लेके आया हूं ताकि इसको हम इंटीग्रेट कर सके फ्रंट के साथ। इसको कहते हैं बैकवर्ड एंड फ्रंटेज लिंकेज। बैकवर्ड फ्रंट लिंकेज जो है वो इस तरह से होती है। अगर इसने ऐसा व्यवहार किया है तो यहाँ पे बुल लिख रहे हैं ना ये, तो स्कोप है कि मार्केट यहाँ से ऊपर को जाएगी, मार्केट को ऊपर को जाने की संभावना है। अब इस इंडिकेटर को हम इन दो इंडिकेटर के साथ कंपेयर करेंगे। यहां से भी अगर ये ऊपर को जाएगा और यहां से भी ऊपर को जाएगा तो ये भी ऊपर को जाएगा,
और EW और XTL ये भी ऊपर को जाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, इसमें इसने HL ले रखा है, सिंपल मूविंग एवरेज ले रखी है, इसमें इसने AVJ VV वैप ले रखा है, RSI ले रखा है। ये सारे मैं आपको करवाऊंगा जब मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर आऊँगा। ये बहुत आसान है, नाम ही मुश्किल है, मैथमेटिकली कुछ खास नहीं है ये देखिए, ये ऊपर जाने की संभावना है, ये संभावना है, लेकिन याद रखिए स्टॉक मार्केट में संभावनाएं होती हैं, गारंटी कुछ नहीं होता। तो ये इंडिकेटर्स और इसके 6 इंडिकेटर, तो 8 इंडिकेटर हमें क्या बोल रहे हैं, 8 टेक्निकल इंडिकेटर हमें क्या बोल रहे हैं कि निफ्टी को यहां से ऊपर को जाना चाहिए। पर यहां पे मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाया है। हमारी स्टॉक मार्केट में एक और कॉन्सेप्ट एक्टिव है आज की डेट में, उसको कहते हैं सेल ऑन राइज। ये कॉन्सेप्ट भी एक्टिव है। यहां इस वक्त मार्केट है, फॉल किया इसने बुरी तरह से। अब यहां पे बाइंग आएगी, इसके अंदर 100% बाइंग आएगी, क्योंकि ये ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। तो मार्केट यहां पहुंचेगी तो 100% जो ट्रेडर्स है ना वो एक्टिव हो गए हैं, वो यहाँ पे बाई करेंगे, क्योंकि 8 इंडिकेटर बोल रहे हैं कि नीचे पहुंच गई है मार्केट जैसे ही 300-400 पॉइंट ऊपर जाएगी, 300 या 400 पॉइंट, वो यहाँ पे सेल कर देंगे और मार्केट फिर यहाँ को गिर जाएगी। इसको बोलते हैं सेल ऑन राइज। इस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है, सेल ऑन राइज, कि मार्केट जैसे ऊपर जाएगी उसके ऊपर सेलिंग आ जाएगी और फिर वो नीचे को गिरेगी। तो अभी 8 इंडिकेटर बता रहे हैं कि मार्केट को ऊपर को जाना चाहिए, लेकिन सेल ऑन राइज वो बोल रहे हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं कि 22,600 के ऊपर अगर मार्केट बंद होती है, जब भी 22,600 पे बंद होगी तो सेल एंड राइज ना होके मार्केट यहां से और ऊपर को जा सकती है। तो इसमें बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, आप लोगों ने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। निफ्टी जो है बाइंग जोन में आ गया है, आप अपने पैसे तैयार रखिए और आपको जो तरीका मैंने बताया है 500 रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक किस तरह से इन्वेस्ट करना है, वो इन्हीं इंडिकेटर्स और इन्हीं कॉन्सेप्ट के मद्देनजर समझाया गया है। तो उसको इस्तेमाल करिए और धीरे धीरे बाइंग करिए, और फिर हम 1 साल बाद आपको मैं पूछूंगा कि कितने % आपको प्रॉफिट हुआ, 30%, 50% या 100%। इसी रेंज में आप जाएंगे 1 साल के बाद, क्योंकि जेफरीज बोलता है ये जो निफ्टी है ये 26,000 को टच करेगा इन द दिसंबर 2025। जेफरीज अब 4,000 पॉइंट की इंक्रीज होगी यहाँ से। ये जेफरीज की बहुत बड़ी फर्म है, ये उनका फोरकास्ट है, तो जिसकी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। तो आप लोग अपनी बाइंग स्टार्ट करिए, अच्छे से स्टॉक खरीदिए, और ये निफ्टी के टेक्निकल लेवल हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब आगे हम आते हैं किसके ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर। ये बिटकॉइन है यहाँ पे। तो बिटकॉइन ने ना बहुत ज़बरदस्त कमाल किया। तो यहाँ बिटकॉइन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, जो है मैंने बनाया है क्रूड प्लस बिटकॉइन के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर। वो वाला वीलॉग मैं आपको उसका लिंक डाल रहा हूं, आप जरूर देखिए। वो वीलॉग में मैंने समझाया है कि किस तरह वो जो बिटकॉइन है वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आप में से जो लोग अग्रेसिव इन्वेस्टर है ना, अग्रेसिव इन्वेस्टर, एक कैटेगरी होती है अग्रेसिव इन्वेस्टर, जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो भी इस कैटेगरी में है ना। मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, अगर ये 0 भी हो जाएगा ना तो आपको इस चीज का गम नहीं है। इतना सरप्लस मनी आपके पास है, 0 तो नहीं होता ये, खैर ये तो मैं एक्सट्रीम लेवल बता रहा हूं। तो वो आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हुए अगर आप इस कैटेगरी में हैं। अगर इसमें हैं तो आपकी वेल्थ बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो भी कई गुना। अब देखिए क्यों। ये है पिछले 5 दिन का डाटा, सिर्फ और सिर्फ 5 डेज का। ध्यान से देखिए इसको। लोएस्ट पॉइंट के ऊपर ये जाता है 68 लाख रुपीस बिटकॉइन, और यहां पे आके ये पहुंच जाता है 82 लाख। तो 4 दिन के अंदर या 5 दिन की फ्लक्चुएशन में ये कितना पहुंच गया, 14 लाख।
अगर 68 लाख पे आपने इस पे इन्वेस्ट किया होता तो आज 14 लाख रुपए कमाते आप। मान लीजिए इसमें से 4 लाख रुपए का आप टैक्स दे देते सरकार को, वो तो लगना ही था ट्रांजेक्शन, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता आपका। इतनी मैसिव प्रॉफिट ये आपको सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के अंदर मिलेगा, और कहीं भी आपको ये प्रॉफिट नहीं मिल सकता। लेकिन इसमें है हाईएस्ट रिस्क। मैंने आपको क्या बताया, एक जो पैसा आपके पास 1 लाख से जीरो होने वाला है ना, वही इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप इसकी मूवमेंट देखिए, बिटकॉइन की क्या खतरनाक मूवमेंट हुई है। ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, ये फॉल किया। जब टैरिफ वॉर स्टार्ट हुई दुनिया में तो इसने फॉल किया। ये मैसिवली राइज किया क्योंकि ट्रंप साहब ने ये एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने अपने एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में बोला कि हम रिजर्व में रखने वाले हैं बिटकॉइन को। बिटकॉइन उनकी रिजर्व एसेट में रखेंगे। आज की डेट में 2,70,000 बिटकॉइंस ऑलरेडी रिजर्व में है अमेरिका के। अमेरिका ने अपने रिजर्व में रखा हुआ है। ये बोल रहे हैं हम इसको बढ़ाएंगे और अपने यहाँ रिजर्व, मतलब ये ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बिटकॉइन को। तो अगर वो कर रहे हैं तो फिर पूरी दुनिया भी करेगी इसको। तो इसी कारण ये बढ़ा है। तो इसकी फ्लक्चुअलिटी बहुत ज्यादा है। इस अगर आप हैंडल कर सकते हैं ना इस फ्लक्चुएशन को, तो सबसे बढ़िया क्विक मनी बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन याद रखिएगा, मनी कमाने का सबसे क्विक तरीका भी यही है। तो मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। मतलब वो हेलमेट की ऐड आती थी ना कि हेलमेट क्यों पहनना चाहिए। आपको हेलमेट इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि मर्जी है आपकी, सर है आपका। तो पैसा है आपका, वो गंवाना या कमाना वो आपके हाथ में है। हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आपको ये बताना है कि कौन इन्वेस्टमेंट क्लास किस तरह से मूव कर रही है। तो अब देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर 25% बिटकॉइन होते तो आज स्टॉक मार्केट आपको 10% नेगेटिव में दे रही है ना, निफ्टी। इसने ऊपर देना था, आपका टोटल बैलेंस आउट हो जाना था पोर्टफोलियो। हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में जो हमारा पोर्टफोलियो है वो आज की डेट में भी ग्रीन में है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक में भी है, हमारी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन और क्रिप्टो में भी है, और हमारी इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक में भी है। और बहुत जल्दी हम डाइवर्सिफाई करने वाले हैं चाइना एंड हांगकांग के अंदर। तो अगर ये इंडियन स्टॉक गिर रहे हैं ना, तो ये तो बढ़ रहे हैं ना। तो होगा क्या अल्टीमेटली, और हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी है। तो अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो क्या होगा, यही नेगेटिव में जा रहा है ना, मात्र ये ऊपर है, ये सॉरी इंडियन स्टॉक ये है, इंटरनेशनल स्टॉक ये प्लस में है, चाइना वाले प्लस में है, गोल्ड प्लस में है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 में से एक नेगेटिव है ना आपका, बाकी 4 तो पॉजिटिव है। तो नेट क्या निकलेगा आपका, पॉजिटिव ही निकलेगा। तो इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। डाइवर्सिफिकेशन वो सबसे ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर। अब चलिए आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। आज बहुत चाइना के वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसके ऊपर मैंने वीलॉग बनाया हुआ है। वो वीडियो लॉग में टैग कर रहा हूं कि ये पीएमआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है चाइना में। तो देखिए पिछला कितना था 50.1, फोरकास्ट कितना था 50.4, आया कितना 50.8। चाइना बहुत ज्यादा स्टिमुलस दे रहा है अपनी मार्केट को। इसीलिए एक बहुत बड़ी सेइंग बहुत पॉपुलर है आज की डेट में इंडिया में, और वो सेइंग क्या है, वो सेइंग है सेल इंडिया, इंडिया को बेचो, एंड बाई चाइना, और चाइना को बाई करो। क्यों बाई करो चाइना को, ये डाटा बता रहे हैं। वो जो बड़े बड़े एफआईआईज हैं उनके पास तो सारी रिसर्च है ना, तो वो जा रहे हैं, तो कुछ पढ़ के ही जा रहे हैं वो। तो ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल ने रिलीज किया है, ये उनकी रिपोर्ट है। और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, और मार्केट ने आज, मैं हैरान हूं कि हमारी मार्केट उतनी क्यों नहीं गिरी, क्योंकि हमारे यहाँ 2 फैक्टर्स आए आज इंडियन मार्केट में। एक तो जीडीपी थी हमारी जो पॉजिटिव रही 6.2, क्योंकि पिछली बार कितनी थी 5.4, और वो 6.2 हुई, ये तो पॉजिटिव था। लेकिन इसके साथ आज ये नेगेटिव आया इंडिया के लिए। 57.7 थी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने ही इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी बताया है।
फोरकास्ट था 57.1, आया कितना 56.3, जो अप्रॉक्स जो पीछे से 1 पॉइंट कम ही नहीं है, फोरकास्ट से बहुत पीछे है। तो मीनिंग इसका मतलब ये हुआ फरवरी मंथ में इंडिया का जो पीएमआई है वो नेगेटिव में रहा। तो स्टॉक को आज स्टॉक मार्केट को एक पॉजिटिव न्यूज़ थी और एक नेगेटिव न्यूज़ थी। तो मार्केट ने पहले नीचे गई, फिर एग्रीकल्चर का डाटा आया तो वो ऊपर गई, लेकिन जितनी नीचे आई थी उतनी ऊपर आई, तो कहीं भी नहीं गया इंडेक्स। और एक ये नेगेटिव थी और ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। लेकिन चाइना के लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी, तो चाइना में जो FIIs हैं वो और ज़्यादा गति से जाएंगे। ये देखिए चाइना का क्या स्लोप है राइजिंग, ग्रीन का स्लोप है। ये मुझे रेड नहीं बनाना चाहिए, ये ग्रीन बनाना चाहिए। ये देखिए आप, और ये हमारा प्रिय इंडिया ये नेगेटिव में गया। हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फरवरी मंथ में अच्छी नहीं रही है। तो अब ये जो जनवरी फरवरी मार्च का डाटा आएगा ना GDP का, वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं आने वाला। हमारे 2 महीने तो हो ही गए, फरवरी का डाटा हमारे पास है, जनवरी में अच्छा था हमारे पास, काउंटर बैलेंस कर दिया। अब मार्च में डिपेंड करेगा कि कैसी हमारी GDP रहेगी। इन्फ्लेशन को लेके मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट के बीच में क्या संबंध है, वो भी मैं टैग करूंगा। आप उसको देखिए कि किस तरह से हमारी स्टॉक मार्केट इन्फ्लेशन के साथ जुड़ी हुई है डायरेक्टली। बहुत शानदार वीडियो बना है ये। अब आगे आइए आप, यूरोजोन CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फोरकास्ट था 2.3, आया 2.4। मतलब महंगाई यूरोप में बढ़ रही है। 3 बुल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यूरोप में महंगाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब वहाँ के FIIs की भी यहाँ आना कम दिख रहा है हमें। कोर इन्फ्लेशन में कुछ नहीं होता है, फूड, एनर्जी, इसको माइनस कर दिया जाता है इस वाले इंडेक्स से। तो ये 2.5 का फोरकास्ट था, ये भी 2.6 आया। तो दोनों जो है फोरकास्ट से ज़्यादा आए। तो महंगाई जो है यूरोप में बढ़ रही है। इससे क्लियरली हमको पता चलता है कि वो जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेस इन यूरोप। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है, इसका सीधा मतलब है आपके 1 लाख रुपया, मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपया आपकी सैलरी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इसमें थी आपकी 50,000, तो 50,000 आपकी सेविंग होगी। इस 50,000 में से 40,000 रुपए या यूरो जो भी आप बोलो, वो आप कहाँ लगाएंगे? स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो 50,000 थी वो 60,000 हो जाए, तो जो 40,000 स्टॉक मार्केट में लगना था अब वो 30,000 हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में आने वाला पैसा कम हो जाएगा। तो अगर स्टॉक मार्केट में पैसा ही कम आएगा तो मार्केट ऊपर को खुद नहीं जाएगी, तो वो नेगेटिव में जाएगी। तो ये इन्फ्लुएंस करेगी, यूरोप जो इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि यूरोप की टोटल इकोनॉमी $20 ट्रिलियन है, भारत से 5 गुना बड़ी पूरा यूरोप। तो ये बहुत मायने रखता है भारत के लिए। अब आप आगे आइए, ये है यूरोप का सेंट्रल बैंक। कल इनका डाटा आएगा, थर्सडे को ये लोग डिसाइड करने वाले हैं, इस थर्सडे को, कि ये इंटरेस्ट रेट ऐसा माना जा रहा है कि 2.75 से ये 2.50 करेंगे। इनके इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो जो FIIs यूरोप से आएंगे ना, आना तो इनको चाहिए था इंडिया इन्वेस्ट करने, पर ये इंडिया इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये इन्वेस्ट करने अब जाएंगे चाइना। तो चाइना जो है ना एक अट्रैक्टिव मार्केट बन गई है, और चाइना ने अब एक ऐसा स्टिमुलस पैकेज दिया था चाइना ने 3 ट्रिलियन युआन का, ये दिया था चाइनीज इकोनॉमी को। उसके बाद 40% चाइना का जो स्टॉक मार्केट है वो इंक्रीज की थी। इसको बोल रहे हैं, ये था पैकेज नंबर 1 था। और पैकेज नंबर 2 जो है चाइना का वो बिल्कुल आने वाला है। और अगर चाइना ने यहाँ पे अगर 2 ट्रिलियन युआन का कर दिया ना स्टिमुलस पैकेज, तो फिर चाइनीज की इकोनॉमी बूम करेगी। हम इसी फैक्टर के तहत हिमालयन स्टॉक गुरुकुल और जो हिमालयन कैपिटल है, जिसके जरिए हम
इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी, उस कैपिटल के ज़रिए हम स्टडी कर रहे हैं हांगकांग को, और हांगकांग के अंदर हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि अभी जो सारे फैक्टर पॉइंट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट जो है अब चाइना की ओर डाइवर्ट होगी, और ये सारे फैक्टर मिलके बता रहे हैं। अब देखिए यूरोप की आज की परफॉर्मेंस दिन में, जब यूरोप खुलता है, जब हमारे यहाँ दोपहर होती है उस वक्त सुबह होती है यूरोप में, तो यूरोप की मार्केट खुलती है। डेक्स जर्मनी 2.5% ऊपर है 2.47, FTSE लंदन 1% ऊपर है, CAC फ्रांस का ये 1.45 है, IBX 0.24 है, यूरो स्टॉक्स जो यूरोप की खुद की एक्सचेंज है 1.47 और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 1.50। ये सारे के सारे ऊपर इसलिए बढ़े हैं क्योंकि यूरोप के अंदर जो जेलेंस्की साहब वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने यूक्रेन को लेके एक समिट किया है वहाँ पे, और उस समिट ने एक पॉजिटिव चीज़ ये की है कि सारा का सारा जो यूरोप है, पहली बार यूरोप यूनानिमसली इकट्ठा हुआ है। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ आज से पहले। नॉर्मली क्या होता है, अमेरिका इतना चालाक है, अमेरिका ने इनको फंसा के रखा हुआ है। किनको? इंग्लैंड वालों को। इंग्लैंड क्योंकि ये भी कैथोलिक क्रिश्चियन है मेजोरिटी में, और अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी है वो भी कैथोलिक की सपोर्ट में है, कैथोलिक क्रिश्चियन में, और ये दोनों एक सगे भाई की तरह, एक बड़ा भाई हम अटलांटिक के पार और छोटा भाई यहाँ पे। और ये बेसिकली जर्मनी और फ्रांस से अपने आप को अलग समझते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि सारा का सारा यूरोप जेलेंस्की और यूक्रेन की खातिर एकदम यूनानिमस हुआ, और पूरे यूरोप को लगा कि यूरोप जो है अब एक यूनिट बन रहा है और वो चैलेंज देगा रशिया को। और यहाँ पे जो DJ ट्रम्प, ये हो सकता था कभी कि इनका नाम लिए बगैर हमारा वीलॉग कभी खत्म हो, डोनाल्ड J ट्रम्प का जो पासा है जेलेंस्की को डराने का, वो लगभग अपोजिट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने खुद नहीं सोचा था कि यूरोप इतना यूनाइट हो जाएगा, इन्होंने यूरोप को यूनाइट कर दिया है रशिया के अगेंस्ट। हालांकि ट्रम्प साहब की जो रेटिंग है US में वो बहुत बुरी तरह से बढ़ी है, उनके रेटिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लेकिन यूरोप यूनाइट हो गया और उससे मार्केट को वहाँ पे लगा कि नहीं, यूरोप को एक पावर अपने आप में बनना चाहिए। ये पॉलिटिकल रीज़न, जो स्टॉक मार्केट राइज होती है उसके पीछे जो न्यूज़ होती है ना कई बार, तो ये न्यूज़ का रिएक्शन है और कुछ नहीं हुआ वहाँ ऐसा। न्यूज़ हालांकि इसको गिरना चाहिए था क्योंकि कनाडा और मेक्सिको के ऊपर टैरिफ लगने वाले हैं अगले कल 4 मार्च को, तो मार्केट को गिरना चाहिए था, लेकिन सारी मार्केट ऊपर को चढ़ी क्योंकि पॉलिटिकल इवेंट ने यूरोप को ऊपर को लेके गए। तो पॉलिटिक्स का सीधा रोल है। अब हमारी स्टॉक मार्केट आज कैसे रही? पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो 2 नेगेटिव थे, 2 पॉजिटिव थे, तो मैं इधर चला, मैं उधर चला, मैं किधर भी नहीं चला। स्टॉक मार्केट कहीं नहीं गई, जहाँ से खुली थी वहाँ से बंद हुई। और ये हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कारण क्या रहे। ट्रम्प, फेड एंड इवॉल्विंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी ओवर ट्रेड एंड टैरिफ। ट्रम्प साहब का कोई पता नहीं है, फेडरल रिजर्व ये बोल रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्होंने साफ बोल दिया है फेडरल रिजर्व ने कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो मैं इंटरेस्ट रेट नहीं काटूंगा, इंटरेस्ट रेट नहीं कटेंगे, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी, क्योंकि टैरिफ जब बढ़ेंगे और ट्रेड वॉर जब बढ़ेगी तो टैरिफ का बढ़ना और इन्फ्लेशन का बढ़ना तय है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट नहीं घटेंगे, ये क्लियर टसल है। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट गिरी। वीक इंडिया PMI जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हमारे यहाँ बहुत ही बुरी रिपोर्ट आई है मैन्युफैक्चरिंग की, और एंटीसिपेशन ऑफ वीक Q4 अर्निंग एंड बैंक क्रेडिट, ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे होता क्या है, एक होती है बैकवर्ड लिंकेज, जो हमने अभी निफ्टी चार्ट के ऊपर मैंने आपको करवाई कि किस तरह से पीछे बिहेव की है मार्केट, वो आगे कैसे करेगी हम निकालते हैं। Q1 की अर्निंग आई बहुत खराब, Q2 की उससे खराब, Q3 की थोड़ी सी इंप्रूव हुई।
अब इस डाटा के बेस के ऊपर, और अभी हमारे पास जो डाटा आया है, फरवरी का डाटा तो आ ही गया हमारे पास, तो Q4 की जो अर्निंग है, मतलब जनवरी 25 से लेके मार्च 25 तक 2 महीने का डाटा तो हमारे पास आ चुका है। तो Q4 के जो एस्टीमेट, इसके एस्टीमेट निकाले जाते हैं, एस्टीमेट्स, तो एस्टीमेट निकाल दिए गए हैं बड़े बड़े फंड हाउसेस ने, और वो एस्टीमेट बता रहे हैं कि इसकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं होने वाली है, ये जो हमारा Q4 आएगा। यहाँ पे भी स्टॉक मार्केट हमारी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, तो Q4 के जो अर्निंग के नंबर्स हैं वो भी डिसअपॉइंटिंग ही रहने वाले हैं। बैंक क्रेडिट ग्रोथ, बैंक क्रेडिट ग्रोथ ये एक बज है, बज मतलब अफवाह, मतलब होता क्या है ना, अंग्रेजी के बहुत सुंदर शब्द बनाए गए हैं। अफवाह हम बोल देते हैं अपने आप शहर गांव में, लेकिन बॉम्बे में या मुंबई में, बिजनेस वर्ल्ड में उनको लगता है कि हम एक नया शब्द लेके आते हैं, तो शब्द ले आए बज। बज मतलब अफवाह, 4 लोगों ने चुगलियां की और बज बना दी। तो ये एक अफवाह फैली हुई है कि बैंक क्रेडिट जो है वो घटेगा। अगर बैंक क्रेडिट ही घट जाएगा, बैंक में पैसा जमा होना ही घट जाएगा, तो इकोनॉमी तो घटेगी ही घटेगी। इकोनॉमी घटेगी तो स्टॉक मार्केट में नीचे जाना है। तो आप लोग, इसीलिए मैंने आपको पहले भी समझाया है, बहुत बार समझाता हूँ, 500 रुपये, 5000 रुपये, 50,000 रुपये से लेके 5 करोड़ रुपए तक, धीरे धीरे आपकी जेब में 2500 रुपये है ना अभी, तो 500 रुपये इन्वेस्ट करो। कब इन्वेस्ट करो? जिस दिन स्टॉक मार्केट बियरिश है। ये देखिए हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का मॉडल, मैं इस मॉडल को ना बहुत कॉम्प्लेक्स भी कर सकता हूँ, और किया है मैंने। जब मैं वो जो हाई एंड वाले लोग हैं, जो जिनको बहुत अच्छा मैथमेटिक्स आता है या बहुत अच्छा लॉगरिदम है जिनका, ये फॉर्मूला मैंने उनके लिए भी बनाया हुआ। ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है कि गोलगप्पे की रेडी लगाने वाला भी इसको समझ जाए। इसका मैंने कॉम्प्लेक्स वर्जन भी आपको दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे तो फिर आप बोलेंगे अच्छा बिस्तर कहाँ है, मैं अभी सो लेता हूँ। वो इतना आपका सर घुमा देगा। इसको मैंने सिंपलेस्ट तरीके से बनाया है कि जिस दिन बियरिश होगी स्टॉक मार्केट, आज थी, आपके पास 2500 रुपये है तो 500 रुपया लगाओ। किसके ऊपर लगाना है वो सारे भी लोग बनाए हुए हैं, आप उनको देखिए। निफ्टी 50 से बाहर आपने जाना नहीं है आज की डेट में, निफ्टी 50 से बाहर नहीं। और बड़ा ही आपको है ना, आपको लगता है मैं बड़ा दलेर हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो बिटकॉइन के साथ खेलिए चल के, प्ले विद द बिटकॉइन, देखिए आपके अंदर कितना दम है। नहीं तो आपने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया होता है, उस मेहनत के पैसे को अगर नहीं बढ़े ना तो घटना नहीं चाहिए वो, तो उस पैसे को निफ्टी 50 में लगाइए आप, और निफ्टी 50 में इस तरह से लगाइए इन फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करके। RSI मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, RSI लेस देन 30, PE की वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग रेशो, लेस देन 25 एंड ग्रेटर देन 0, और इसी के मद्देनजर मैंने डिसाइड किया है, रिलायंस इंडस्ट्री को मैंने पहले वीडियो बना रखा है, लार्सन एंड टोब्रो का आपको आने वाला है, और टाटा मोटर्स। इन तीनों जो व्लॉग्स मेरे हैं इनको देखिएगा आप। रिलायंस इंडस्ट्री मैंने डाल रखा है पहले, लार्सन एंड टोब्रो और टाटा मोटर्स पे देखिए, और फिर आप पढ़िए उसके बारे में, समझिए कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि ये सारे इन पैरामीटर्स पे सही उतरेंगे। आज स्टॉक मार्केट ने गिरना था, वो तय था। क्यों? सॉरी, स्टॉक मार्केट को गिर के ऊपर आना था और कहीं नहीं जाना था, वो तय था। क्यों? क्योंकि ये लो वोलेटाइल जोन के अंदर है, इट इज इन लो वोलेटिलिटी। लो वोलेटिलिटी स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जाएगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, एक रेंज में घूमती रहेगी। ये देखो 13.76, तो रेंज में इसने रहना था, ये तय था। अमेरिका का स्टॉक ये मिड वोलेटाइल जोन में है, वोलेटाइल जोन के अंदर है, मिड वोलेटाइल जोन में है, तो इसलिए कुछ ऊपर जाता है ये और काफी नीचे आता है, तो उस जोन के अंदर है इस वक्त ये। तो ये जो विक्स है आप याद रखिए, इंडिया का विक्स रेंज बाउंड के अंदर है, रेंज बाउंड, कहीं नहीं जाएगी मार्केट, ये इंडिया विक्स है। और जो यूएस का विक्स है वो मिड जोन के अंदर है, ये ऊपर भी जाएगा और ये नीचे भी जाएगा, ये मिड वोलेटिलिटी के अंदर है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर 87.28 के ऊपर दोबारा रुपी पहुंच गया है, और इसके पीछे रीजन है आरबीआई जो है इंजेक्ट करे जा रहा है
इंजेक्शन दिया जा रहा है किस चीज के, डॉलर के इन ओपन मार्केट। ये हालांकि उनका ओपिनियन है, ये दिस इज ओपिनियन ऑफ आरबीआई। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल हमारा जो हमारी स्टडी बहुत क्लियरली बोलती है कि सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए रूपी के साथ। गिर रहा है ना ये, इसको गिरने दो, अपने आप इसका बेस फाइंड करेगा ये, चाहे 90 रुपए पे करे, चाहे 91 पे, चाहे 92 पे। एक बार इसने खुद बेस बना लिया, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा। आप इसको सहारा देते जाओगे, ये फिर गिरता जाएगा। जैसे आपके एक बच्चा होता है ना, नालायक बच्चा, आप उसको, माँ उसको धक्का देती रहती है, पीछे पड़ी रहती है, वो धक्का दे के वो ऊपर जाएगा, लेकिन उसको अपना खुद बेस तो पता है नहीं। फिर जिस दिन आप उसको छोड़ देंगे धक्का देना, वो गिर के फिर नीचे आ जाएगा। आने दो नीचे, उसको अपना बेस फाइंड करने दो, उसके बाद वो खुद ब खुद स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो रूपी है ना, इसकी जो मदर है ना, वो आरबीआई है, रूपी और डॉलर की। तो ये सहारा दिए जा रही है इनको, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। जितनी इकोनॉमिक्स हमको समझ आती है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, लेट द रूपी फाइंड इट्स ऑन वैल्यू, इट्स ऑन प्लेस। अब आइए आप निफ्टी आईटी का इंडेक्स है जो आज की डेट में ऊपर गया, क्योंकि निफ्टी आईटी ने अपना एक बेस जोन है वो बना लिया था, और उस जोन के बाद आईटी ने ऊपर को जाना ही जाना था। और इसको लेके कोई स्पेशल न्यूज आईटी को लेके, ये जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए कोई इंटरनेशनली बहुत शानदार न्यूज नहीं थी, क्योंकि ट्रंप साहब ने तो वहां पे क्लियरली बोल दिया है, इन्होंने सेमीकंडक्टर के ऊपर और एआई के ऊपर एक स्पेशल लॉ बना दिया है, वहां पे स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया है कि कोई भी कंपनी इसको अमेरिका से बाहर बेचेगी, उसको गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगा। तो ये कोई बहुत अच्छा नहीं था आईटी के लिए, लेकिन आईटी ने टेक्निकली अपना बेस बना लिया था, तो इसको ऊपर जाना ही जाना था। क्रूड ऑयल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट, ये जो अनसर्टेनिटी चली हुई है ना अभी यूक्रेन के साथ, और रशिया पे जो न्यू सैंक्शन लगी हैं, रशिया के ऊपर एक न्यू सैंक्शन लगी हैं, न्यू सैंक्शंस, ये किसने, ट्रंप साहब ने नहीं लगाई हैं, ये जो बाइडन लगा के गए हैं जाते जाते। इसकी बदौलत भारत 11% हमने कम इंपोर्ट किया है रशिया से, लेकिन यूएसए को उम्मीद थी कि हम रशिया से कम इंपोर्ट करेंगे तो हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, ऐसा भी नहीं हुआ। हमने अपना इंपोर्ट यहाँ से कम किया, और अपना वेस्ट एशिया कौन सी कंट्रीज ऑयल वाली आती है, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यहाँ से हमने इंक्रीज कर दी अपनी सप्लाई, क्योंकि हमें नज़दीक भी है, इसलिए हमें कैरेज में भी ये सस्ता पड़ता है। तो ये रही आज की इंडियन स्टॉक मार्केट, जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट थी, उसका एनालिसिस आप लोगों के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों से ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी ये इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर जो हम सारी डिटेल लेके आ रहे हैं अच्छी लग रही है, तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, लाइक अगर आपको पसंद आ रहा है, और शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज, जितनी भी नॉलेज आप शेयर करेंगे ना, वो नॉलेज शेयर करने से इंक्रीज होती है। देयर इज ऑलवेज इंक्रीज इन नॉलेज। और अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए कि क्यों आपको पसंद नहीं आ रहा है, ताकि हम चीज़ को और सिंप्लीफाई कर सकें। आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल। थैंक यू वेरी मच।